नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सैटरडे स्पेशल वीडियो। एवरी सैटरडे हम कुछ स्पेशल एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कंटेंट से अलग हटकर कुछ स्पेशल जो आपकी डिमांड रहती है उन पर जो है वीडियो लाई जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें, बुक्स लें, क्वेश्चन बैंक लें, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करें, एटसेट्रा। इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ती रहती हूँ, आपके डाउट्स आपके आते रहते हैं, तो एवरी सैटरडे आपके इन्हीं डाउट्स का सॉल्यूशन होगा। कोई भी एक सबसे बेस्ट टॉपिक जो ज़्यादा डिमांडिंग में होगा वो आपका एवरी सैटरडे लेकर आया जाएगा। आज की इस सैटरडे स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर इन बीएड, सम टिप्स एंड ट्रिक्स। बीएड में हम कैसे आंसर्स लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, आंसर्स लिखने में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो ये आती है कि हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशन करें आंसर को लिखने की कि हमारे जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें मिल सके। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम 4 से 5 पेज में लॉन्ग आंसर को कैसे एक्सप्लेन करें। अगर हमें कम आंसर पता है तो उसको आंसर को कैसे बढ़ाएं। शॉर्ट आंसर में अगर हमारे पास सिर्फ 1 पेज का आंसर है तो हम उसको कैसे 2 पेज में लाएं। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप वो सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके मार्क्स जो हैं नॉर्मल से ज़्यादा आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आप जो है ला पाएंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए आज का, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आपका जो टिप्स है वो है प्रॉपर हेडिंग। देखिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके आंसर में। सबसे पहले आपकी राइटिंग, जो टीचर पर, एग्जामिनर पर फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो हमेशा अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। राइटिंग ऐसी हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक एक शब्द को चमका चमका कर लिखेंगे, वो तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, एक एक शब्द आपने क्या लिखा हुआ है वो समझ आना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है प्रेजेंटेशन का। आपकी राइटिंग अच्छी है लेकिन आपने प्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है आंसर को, तो भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाते हैं। 2 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मेन फोकस्ड होता है एग्जामिनर का, क्योंकि 4 से 5 पेज का आंसर होता है। कोई स्टूडेंट 3 पेज का लिखता है, कोई 3.5 पेज का लिखता है, कोई 4 पेज का लिखता है, और एक ही आंसर को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। सबके मार्क्स कितने आते हैं वही, अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी के 8 आ गए, किसी के 7 आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर में मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपकी राइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन 2 चीज़ होती है जो आपके मार्क्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो हम राइटिंग एक तो हो गई कि राइटिंग अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जितनी ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। क्योंकि इस लेवल पर आने में क्या होता है, हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस छूट जाती है। हम 10-12 तक ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं। ग्रेजुएशन में बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलरली नोट्स बनाते हैं, वरना तो या तो बुक्स से ही प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करते हैं, या किसी दूसरे बच्चे के नोट्स ले लेते हैं और उसको प्रिंट आउट करा के, कॉपी पेस्ट करा के उसी से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखने की आदत बहुत कम रह जाती है। तो जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा बेटर होगा। अब अगर प्रेजेंटेशन पर आते हैं तो सबसे पहला आपके लिए टिप्स है प्रॉपर हेडिंग। आप अपने आंसर में जो भी हेडिंग डाले वो प्रॉपर तरीके से डाले। एग्जामिनर को अलग अलग दिखना चाहिए कि यहाँ से आपकी हेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 हेडिंग्स के बीच में 1 लाइन का गैप छोड़े, 1 लाइन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए जब भी नेक्स्ट दूसरी हेडिंग आप स्टार्ट कर रही हूँ। हेडिंग के नीचे आप हमेशा अंडरलाइन ज़रूर कीजिए ताकि पता लगे कि हाँ, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग के लिए आप अलग पेन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली ब्लू से लिखते हैं जो कि सभी, तो हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग के आगे की लाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने हेडिंग लिखी है और वहीं से लिखना शुरू कर दिया, वो लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको तो कॉपी उतनी मिलनी है, आराम से आपका पेज फिल होगा। नेक्स्ट लाइन से आप स्टार्ट करें, और जब 2 हेडिंग आप चेंज करें, 2 हेडिंग के बीच में आप गैप आराम से छोड़ें ताकि पता चले कि यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ 1 लाइन छोड़ना आपके लिए काफ़ी रहेगा, 1 लाइन से ज़्यादा मत छोड़िएगा, वो फिर ओवर हो जाता है। 1 लाइन का गैप आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो ये चीज़ होगी कि अंडरलाइन आप करें। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग डालें, उसके नीचे अंडरलाइन करें, और प्रॉपर स्पेसिंग हो। 2 हेडिंग्स के बीच में आप 1 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ें। पता लगना चाहिए कि हाँ, ये हेडिंग इस हेडिंग में है। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीनशॉट है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षा का पाठ्यक्रम हेडिंग थी। अब इस हेडिंग के अंदर 2 सब हेडिंग है, लेकिन यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि ये दोनों सब हेडिंग प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर है, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण विद्या वो बिल्कुल अलग हेडिंग है। पता चल रहा है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप सिर्फ 1 लाइन की गैप छोड़ेंगे वो काफ़ी रहेगा। तो पहले तो पॉइंट आपका यही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टिप पर चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका मेक चार्ट्स। आप अपने आंसर में चार्ट्स बनाइए। चार्ट्स बनाएंगे उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, दूसरा ये होगा कि आपका आंसर लंबा भी हो जाएगा। मतलब अगर आपका आंसर को आपको पता है कि 1 पेज का है, 1.5 पेज का लिखना है, तो आप एक चार्ट बना देंगे, आधा पेज तो आपके चार्ट में ही भर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला हुआ है, ये आपका प्राच्य पाश्चात्य विवाद होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर का ये आपका टॉपिक है। अब इसमें चाहे तो आप नॉर्मली लिख दीजिए तो 2-3 लाइन में आपका आ जाएगा, नहीं तो आपका इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। इस तरीके से आपने इसमें मेन बात लिख दी कि क्या चीज़ है। अब इसको चाहें तो आप अलग अलग हेडिंग डालकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपका हाफ पेज आराम से फिल भी हो जाएगा, आंसर भी बड़ा लगेगा देखने वाले एग्जामिनर को, और आंसर अट्रैक्टिव भी लगेगा। जितना चार्ट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उससे आपका आंसर इफेक्टिव बनता है और मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हम कोई टॉपिक कर रहे हैं, उसमें 10 हेडिंग्स हैं, ठीक है, तो 10 के 10 हेडिंग्स को पहले इस तरीके से चार्ट में मेंशन कर दीजिए। पहले पेज पर, सबसे पहले पेज पर सारी हेडिंग्स को मेंशन कर दीजिए। उसमें क्या होगा, उसके बाद 10 की 10 आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसमें से 8, 7, 6 जितनी आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको अलग अलग हेडिंग डालकर एक्सप्लेन कर दीजिए आगे। इससे क्या बेनिफिट होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है आपका स्टार्टिंग का जो आपने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपने सारी हेडिंग मेंशन की हुई है, वहीं से एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपको आंसर पता है नहीं पता, और वहीं से ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं। वो आगे पूरा पढ़े ना पढ़े वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी चांसेस ऐसे होते हैं कि वो ना ही पढ़ें और आपको स्टार्टिंग के चार्ट पर ही सारे मार्क्स मिल जाए। दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि एग्जामिनर को 4 से 5 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ चार्ट से ही आइडिया लगा लेते हैं कि आपको आंसर पता है नहीं पता है। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा है कि 4-5 हेडिंग्स लिखनी है, उन हेडिंग्स को पहले चार्ट में मेंशन कर दो, सभी चार्ट में इस तरीके से लगा के, ठीक है, और उसके बाद उन एक हेडिंग को ले लो और उनको एक्सप्लेन कर दो, उसके अंदर जितना भी आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो मेक चार्ट की हमारी बात हो रही थी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। आपका आंसर पूछा गया है, मान लीजिए आपका आंसर यही है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट आंसर में आपका है। अब आपको पता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, अब जितने भी एक्सप्लेन कर लेंगे 1 पेज में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2 पेज तो फिल करने होंगे। कैसे करें, तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। एक चीज़ काफ़ी बेनिफिट करती है, एक तो आपका आंसर अफेक्टिव बनाती है, ठीक है, आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है एग्जामिनर के माइंड में कि हाँ बच्चे ने एक प्रॉपर वे में एक प्रेजेंटेशन का एक सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा कर लिख दिया, एक सिस्टमेटिक तरीका है। दूसरी चीज़ आपका आंसर प्रॉपर हो जाता है और आपका आंसर भी बड़ा हो जाता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ये लिखने के सही तरीके होते हैं। अब मान लीजिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ, अब एक तो तरीका ये हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद आपने हेडिंग डाली, ठीक है, और उसको लिख दिया, आप हाफ पेज में एक्सप्लेन कर पाएंगे, 1 पेज ज़्यादा से ज़्यादा भर देंगे मुश्किल से। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले क्वेश्चन डालें, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप वो लिख दीजिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन करके, ठीक है, या इंट्रोडक्शन भी हेडिंग ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों शुरू हुआ, उसका क्या कारण है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया था जिसमें ये इशू हो गया था, और उसके बाद जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो ये आपने 4 से 5 लाइन में एक इंट्रोडक्शन दे दिया। लॉन्ग आंसर में भी इस तरीके से करना है, ज़रूरी मेन आपको फोकस वो करना है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मेन आंसर आपका वो होना चाहिए, लेकिन 4-5 लाइन का आप इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दे सकते हैं जिस आपका आंसर जो है वो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी लगे एग्जामिनर को पढ़ने में भी, और आपका आंसर भी बड़ा हो जाए, ठीक है। आपने इस इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद आपने प्राच्य पाश्चात्य विवाद लाइन के सेंटर में हेडिंग डालिएगा ताकि पता चल जाए कि जो क्वेश्चन है उसका मेन जो सिस्टम है, मेन जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है। ये जो मेन हेडिंग होती है ना जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो हमेशा लाइन के सेंटर में डालिएगी, जैसे यहाँ पर डली हुई है। आप चार्ट बना दीजिएगा, यहाँ पर हमारे ने चार्ट बना दिया, उसके बाद आप चाहें तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके नीचे से जितने डिटेल में आप जो आधा पेज उसमें भर रहे थे वो आप भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चाहे तो इसका क्या होता है, अगर आपको लगता है कि अभी भी आंसर आपने कम किया है, इसका मेरिट्स लिख दीजिए, इसके डीमेरिट्स लिख दीजिए कि इससे क्या अफेक्ट पड़ा है, ठीक है, या इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड टिप, हो गया इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, आपने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, आप
अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं उसमें। एंड में 4 से 5 लाइन, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखी वैसे एक कंक्लूजन लिख दीजिए। जैसे नॉर्मली आप पहले ऐसे लिखते थे ना, ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखते थे, एंड में कंक्लूजन लिखते थे। कंक्लूजन में क्या होता था, पूरे ऐसे का आप कंक्लूजन लिख देते थे और अपने पॉइंट लिख देते थे। यहाँ भी यही करना है कि आपने क्वेश्चन लिखा, उस पर आपके थॉट्स क्या हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैकाले का विवरण पत्र ही है या प्राच्य पाश्चात्य विवाद ही है, आपने इसमें लिख दिया एंड में कंक्लूजन लिखकर, ठीक है। या कंक्लूजन ना भी लिखे तो नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर वहां से आप जो है जैसे हेडिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पैरा की तरह आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद इस तरीके से बना, ठीक है। इसका ये जो है आप आउटकम्स ये हुआ, ये साइड इफेक्ट हुए, और मेरे हिसाब से अपने जो भी पॉइंट है आपके वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक कंक्लूजन स्टेटमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट 5th पॉइंट हम बात करेंगे, मेन फैक्ट्स एंड मेन पॉइंट्स। आपके आंसर में काफ़ी फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका कोई आप सन लिख रहे हो, ठीक है, कोई डेट मेंशन कर रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हो, कोई आपकी 3-4 लाइन की कोई स्पेशल डेफिनेशन है जो किसी दूसरे फिलोसोफर के द्वारा या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कही गई है, विद्वान के द्वारा कोई डेफिनेशन दी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मेन पॉइंट्स में आ जाती हैं। इनको हमेशा ब्लैक पेन से लिखें। आंसर लिखते हुए जहाँ कहीं डेट मेंशन कर रहे हैं, किसी का नाम मेंशन कर रहे हैं, कोई जगह का नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ है, उनको आप ब्लैक लाइन से लिखिएगा आंसर के बीच में ही, ताकि एक अलग से ही एक आपका आंसर जो है वो अफेक्टिव बने। दूसरी चीज़ क्या है, मान लीजिए आपका इस तरीके का बीच में जैसे डेफिनेशन मैंने अभी बताया, और ये आपका एक श्लोक टाइप से लिखा हुआ है पवज्य संस्कार में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। एक टेस्ट हुआ था उसमें, ये क्या तरीका होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसी लाइन में लिखते हुए चले जाते, आधी लाइन में आपको श्लोक आ गया, पता भी नहीं चला। दूसरा तरीका ये होता है लिखने का कि आप लाइन के सेंटर में ब्लैक पेन से लिखे अलग ही अलग 3 लाइन में, आपकी 3 लाइन भरी, आंसर बिल्कुल इफेक्टिव बनेगा, आपका राइटिंग ऑटोमेटिकली ही साफ लगेगा, आपका आंसर क्लियर लगेगा देखने में, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ही बढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि ज़रूरी है करने, इनसे तो ऑटोमेटिकली आपके आप आते हुए भी जो आंसर आप लिख रहे हैं वो आंसर आते हुए भी सारा कुछ लिखते हुए भी आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है। एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर समिति के सदस्य लिखा हुआ है, ठीक है, कोठारी कमीशन से मैंने लिया हुआ स्क्रीनशॉट, समिति के सदस्य है, इसमें यहाँ पर 16 सदस्य हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखे अलग अलग लाइन में जो अलग से ही पता चले, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि 16 सदस्यों के नाम कैसे याद रखें। ज़रूरी नहीं है सारे सदस्यों के नाम याद रखें, आपके 4-5 जितने भी नाम याद हैं इस तरीके से लिखकर आखिरी में क्या लिख दें, आदि, इस तरीके के कुछ और सदस्य भी इसमें शामिल थे, ये लाइन लिखकर आपका जो काम हो जाता है वो पूरा हो जाता है। ये लाइन लिखना ज़रूर, मेंशन ज़रूर कीजिए कि और भी सदस्य हैं। अगर आप छोड़ देंगे ना 4 सदस्य लिखकर आगे नहीं लिखेंगे, उसका मतलब ये हो जाता है कि इस कमेटी में यही 4 सदस्य थे, तो आपका आंसर गलत माना जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट में एटसेट्रा लिखकर या आदि लिखकर जो उसको छोड़ देंगे कि हाँ आदि सदस्य शामिल थे, तो उसका मतलब ये हो जाता है और सदस्य भी है लेकिन नाम मेंशन नहीं किया है, तो वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जैसे कि मैंने बताया कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई मान लीजिए निस्यंदन सिद्धांत आपसे पूछा गया कि निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पहले आप थोड़ा सा ये बताएंगे निस्यंदन सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया है, मैकाले के बारे में 4-5 लाइनें आप बता देंगे कि मैकाले कौन था, ये भारत कब आया, क्यों आया, ये 4-5 लाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद सेंटर में, लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे निस्यंदन सिद्धांत, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे निस्यंदन सिद्धांत क्या था, ठीक है, उसके पीछे की थॉट्स क्या थी। अब मान लीजिए आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद भी आपका 1.5 पेज भरा, अब आपको और थोड़ा सा करना है, तो और क्या लिखे, कुछ नहीं समझने में आ रहा है तो जो भी टॉपिक पूछा गया उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स लिख दीजिए, गुण और दोष उसके लिख दीजिए। निस्यंदन सिद्धांत है, आप उस पर अपने पॉइंट लिख सकते हैं, उसका दोष लिख सकते हैं, गुण तो नहीं है कोई भी निस्यंदन सिद्धांत में, दोष है तो आप दोष हेडिंग डालकर, डिमेरिट्स हेडिंग डालकर उसके दोष को अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस निस्यंदन सिद्धांत के ये दोष हुए थे या ये साइड इफेक्ट हुए थे, इस तरीके से आउटकम्स हुए थे। तो जो भी टॉपिक आ रहा है अगर कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, विशेषताएं, ये चीज़ें आप करके जो अपने आंसर को बड़ा बना सकते हैं, अफेक्टिव बना सकते हैं, और इससे आपका काफ़ी जो है बहुत ही बेहतर आंसर आपका लिखा जाएगा, अफेक्टिव आंसर आपका लिखा जाएगा। सबसे मेन बात आपकी आती है लिखने की प्रैक्टिस करना।
जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इन चीज़ों के यूज्ड टू हो जाओगे। अगर आप आज ये सोचोगे ठीक है आपने सारी की सारी बातें सुन ली है और एग्जाम में ये सभी चीज़ें अप्लाई करोगे, एंड टाइम पर अप्लाई नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप भूल ही जाते हैं अप्लाई करना, कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एंड टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़्यादा नहीं तो वीक में 2 क्वेश्चन तो लिख कर देखें ही देखें, जिससे कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होती रहे। प्रॉपर ऐसे लिखें 2 क्वेश्चंस को जैसे कि आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप इन टिप्स के यूज टू हो जाएंगे और आपका आंसर इफेक्टिव बनेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। आपने अगर कुछ उसमें 1-2 लाइन छोड़ दी है, कोई मेन फैक्ट छोड़ दिया, कुछ गलत लिख दिया ना, उस पर ज़्यादा टीचर्स का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपकी प्रेजेंटेशन से अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको जितने मिलने होंगे एक क्वेश्चन में उतने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ टिप्स वगैरह यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि हाँ इस तरह के सैटरडे स्पेशल वीडियो हमें और लानी चाहिए। कमेंट करके बताइए कि क्या हमें ये सैटरडे स्पेशल की सीरीज जो मैंने आज स्टार्ट की है इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पर इस तरीके के किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सैटरडे कोशिश किया जाएगा कि उन टॉपिक पर भी वीडियो लाई जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।